गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 29 जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप @prince_लूथरा पे मुझे टेलीग्राम करके पूछ सकते हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत हमारी होगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से। इसके बाद 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के बारे में डिस्कशन करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है। मैप रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे उज्बेकिस्तान के बॉर्डर को लेकर। फर्स्ट ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी के बारे में डिस्कशन करते हुए एफसीआरए सर्टिफिकेट्स को डिस्कस करेंगे। देन एक्सरसाइज कैटलेस एक्सप्रेस के बारे में जानेंगे। मंकी पॉक्स को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है। गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम को डिस्कस करते हुए फाइनली आर्टिकल 29 के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको नोटिफिकेशंस मिल रहे होंगे जितने भी वीडियोस आते हैं। अदरवाइज आप सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिएगा और उसके बाद ऑल बटन को प्रेस करिएगा सो दैट जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स को लेकर हो, रिवीजन को लेकर हो, मैराथन को लेकर हो या फिर स्टैटिक सब्जेक्ट्स में लक्ष्मीकांत के स्पेक्ट्रम को लेकर हो, वो आपको मिलते रहे। रेन 50 कोड जो है दैट इज अवेलेबल अभी आपके पास 50% डिस्काउंट के लिए। 50 डेज 100 डेज की जो सीरीज है उसमें आप एनरोल करा सकते हैं। अभी चलते हैं जल्दी से टारगेट स्लाइड के ऊपर। तो जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 मार्क्स की रखी गई। आप कोशिश करिए यहाँ पर एक अच्छा टारगेट सेट करने की और फिर उस टारगेट को अचीव करने की। जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर आउट ऑफ 10 कितना आप यहाँ पर स्कोर करने वाले हैं। चलिए, सो आई होप आपने टारगेट को सेट कर लिया होगा। आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। एनआरएफ को लेकर पूछा है, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। आपको 10 सेकंड्स में यहाँ पर आंसर करना है। उससे पहले एक बार मैं आपको पूरा जो टॉपिक है वो बता देता हूं। तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो टॉपिक है उसको अंडरलाइन करना है और जो चीज पूछी है उसको सर्कल में डालना है। द टोटल प्रपोज्ड आउटले ऑफ एनआरएफ इज 50,000 करोड़ रुपीज। तो 50,000 करोड़ का टोटल आउटले जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए रखा गया हो सकता है। जो यहाँ पे टेन्योर दिया गया, टाइम पीरियड इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 5 साल का दिया गया है। एंड ऑब्जेक्टिव इसका होगा ग्रो करना एंड फैसिलिटेट करना रिसर्च एट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पर रिसर्च को बढ़ावा देना। 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है, जल्दी से बताएं मुझे क्या आंसर होगा। फिर करते हैं इसको लेकर एक डिस्कशन की न्यूज में क्यों था और क्यों हमने इसको यहां पर डिस्कस किया। चलिए, सो यहां पर एनआरएफ को लेकर बात करी जाए तो बिल्कुल ठीक है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन तो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए है और ये रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडिया को कंपेयर करेंगे बाकी कंट्रीज के साथ, चाइना के साथ, यूएस के साथ, वहां पर रिसर्च के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। इसी वजह से बहुत सारी टेक्नोलॉजी उनकी कंट्री के अंदर खुद ही डेवलप हो जाती है। हमें क्या करना पड़ता है, हम शुरुआती टाइम में तो रिसर्च के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं और फिर बाद में बहुत ज्यादा पैसा देकर दूसरी कंट्री से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते हैं। सो यहां पर अगर शुरू से ही एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर रिसर्च के ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो टेक्नोलॉजी हमारे यहां पर ही इंडिया के अंदर ही इनोवेट होगी और इंडिया के अंदर इनोवेट होगी तो उसे हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे दूसरी कंट्रीज के अंदर और फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर पाएंगे इंस्टेड ऑफ गिविंग देम द प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट हमारी, और 50,000 करोड़ का ही आउटले रखा गया है और 5 साल की अवधि इसके अंदर दी है। तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को लेकर ये चीज। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री को लेकर है। पूछा गया रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री हैज इशूड ड्राफ्ट नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग 84 कोसी परिक्रमा मार्ग एज नेशनल हाईवे इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है तो ये जो पर्टिकुलर मार्ग है कहां पर इसे नेशनल हाईवे जो है लेकर आया जा रहा है, कहां पर इसे नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी किया है। क्या यूपी के अंदर इसे एक नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया जाएगा, एमपी के अंदर, हरियाणा के अंदर या फिर उत्तराखंड के अंदर। 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी लास्ट वीक ही डिसाइड किया था कि वो 84 कोस परिक्रमा मार्ग जो है इसको क्या करेंगे, नेशनल हाईवे के तौर पे डिक्लेयर करेंगे एंड दिस गोज अराउंड अयोध्या। ठीक है, तो कहां पर ये लोकेट करता है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे अयोध्या का नाम जो है वो भी हमने डिस्कस किया। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। 84 कोस आपका परिक्रमा मार्ग जो है, ऑल 3 परिक्रमास इन अयोध्या। एक आपका 5 कोस है 15 किलोमीटर का, एक 14 कोस है वो 42 किलोमीटर का है, एक 84 कोस है और ये 275 किलोमीटर के आसपास का है। ये लॉर्ड राम से ही कनेक्ट किए जा रहे हैं द बालकांड। ठीक है, बालकांड के अंदर लिखा भी गया है वाल्मीकि रामायण के अंदर कि अयोध्या जो है, अयोध्या एक ऐसी नगरी है जो कि कौशल देश के नाम से जानी जाती है। इनिशियली 48 कोस के अंदर ये जो नगरी है फैली हुई थी और बाद में जाकर
चौरासी कोस के अंदर, ठीक है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ही ये जो आपका चौरासी कोस और अभी हमने जो डिस्कस किया, ये 5 कोस और 14 कोस और चौरासी कोस जो है, इसको यहां पर लेकर आया गया, इसको लेकर जो न्यूज थी वो आई है। तो ध्यान रखिएगा, यूपी से एसोसिएट करता है, अयोध्या से एसोसिएट करता है। चलिए, पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे होंगे, अभी रिसेंटली भी न्यूज में था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इंडिया के अंदर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुके हैं। एवरी टाइम वी स्टडी द न्यूज इन द इकोनॉमिक सेक्शन वी सी कि पिछले बार से ज्यादा कलेक्शन जो है वो यहां पर हमें देखने को मिला है। किसके अंदर? हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर। और इसी चीज को ही ध्यान में रखकर एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो आपको हाईएस्ट टू लोएस्ट लगाना है यहां पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर। जापान, स्विट्जरलैंड और इंडिया का नाम यहां पर दिया है। 10 सेकेंड्स में आंसर करें, फिर करते हैं इसको लेकर एक डिस्कशन। तो रिसेंटली वीकली डेटा जो है, वीकली डेटा आरबीआई के द्वारा निकाला गया, और आरबीआई ने जो वीकली डेटा निकाला तो उसके अंदर देखा कि फॉरेक्स रिजर्व हमारे बढ़ चुके हैं कितने? 612.73 डॉलर्स, ये बिलियन डॉलर्स इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। यहां पे हमारी जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है उसमें एक बहुत ज्यादा इजाफा देखा गया। देयर वाज एन लाइक अ वेरी लार्ज इंक्रीमेंट इन द एफसीए, दैट इज द फॉरेन करेंसी एसेट्स, दैट्स व्हाई द फिगर हैज रीच्ड अप टू दिस लेवल। 612 बिलियन डॉलर की जो फिगर है तभी हमारे यहां पर पहुंची। फॉरेक्स रिजर्व में होती कौन कौन सी चीजें? इंडियन फॉरेक्स रिजर्व जो है दे कवर फर्स्ट फॉरेन करेंसी एसेट्स इसके अंदर होती हैं। सेकंड, इसमें स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। थर्ड, इसमें गोल्ड रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर कंट्री के रिजर्व्स पोजीशन होती है आईएमएफ के साथ। ये चारों चीजें हैं। इसके बारे में जानना है तो इकोनॉमिक्स के जो वीडियोस हैं exam.netmock.com पर वो देख लीजिएगा, उसमें आपको इसकी जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन है वो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखा गया है कि करंटली चाइना के पास सबसे ज्यादा रिजर्व है। तो पहले नंबर पे कौन है? चाइना, लार्जेस्ट रिजर्व के साथ। दूसरे नंबर पे जापान, तीसरे नंबर पे है स्विट्जरलैंड, चौथे नंबर पे क्या कोई बता सकता है कौन होगा? चौथे नंबर पे हमारा भारत, इंडिया, ठीक है। इंडिया ने अभी 5वें नंबर पे कर दिया रशिया को। पहले रशिया चौथे नंबर पे होता था, बट रशिया को पीछे करके वी हैव सरपास रशिया एंड नाउ वी होल्ड द 4th पोजीशन। चाइना नंबर 1 पे, देन जापान, देन स्विट्जरलैंड एंड देन इंडिया। यहां पर देखिए तो जापान पहले नंबर पे, इन तीनों कंट्रीज में से स्विट्जरलैंड दूसरे पे, इंडिया तीसरे पे। वैसे चाइना का नाम तो यहां दिया ही नहीं है, चाइना होता तो वो इजी हो जाता क्वेश्चन हमारे लिए। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। पहले नंबर पे चाइना, फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड, फिर इंडिया एंड देन रशिया का नंबर यहां पर आता है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी, फॉरेक्स रिजर्व के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि आपका मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा गया उज्बेकिस्तान का बॉर्डर जो है कौन कौन सी कंट्रीज टच करती है? कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। 10 सेकेंड्स का टाइम लीजिए। मैंने आपको बताया है कि सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट, ये दो रीजन ऐसे हैं जहां से मैप के क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, चाहे वो कजाकिस्तान, तजिकिस्तान वाले रीजन से आए या फिर इजराइल वाले रीजन से आए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछ भी चुका है और दोबारा भी आ सकते हैं। उज्बेकिस्तान ने अभी एक हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, जिसको टाइटल दिया गया सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज एट ताशकंद, ये एक हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी उसको यहां पे होस्ट किया। इसी वजह से उज्बेकिस्तान न्यूज में था। एक बार अगर हम यहां पर जाने से पहले देख लें कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर टच करता है तो इजी हो जाएगा। ये ताशकंद है, ताशकंद फाइल्स करके मूवीज भी आपने देखी होगी। किसके ऊपर थी? हमारे कौन से प्रधानमंत्री थे जिसके ऊपर ताशकंद फाइल्स नाम की एक मूवी बनी है? बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। कजाकिस्तान से बॉर्डर टच कर रहा है, किर्गिस्तान से कर रहा है, तजिकिस्तान से कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान से कर रहा है, आरएलसी भी आपको यहां पर दिख रहा होगा। चलिए, तो यहां पे अगर हम आते हैं, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, ये चारों से ही बॉर्डर टच कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान से लोकेशन देखिए, उज्बेकिस्तान अपने आप में एक ऐसी कंट्री, जितने भी स्थान है उन सबसे यहां पर इसका बॉर्डर टच होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन अपने आप में पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी को लेकर? आईजीबीसी की रेटिंग जिसको दी गई है। 10 सेकंड में आंसर करें, फिर इसको डिस्कस करते हैं। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये ओल्डेस्ट एक्सपोर्ट जोन भी माना जाता है भारत देश का, और ये अपने आप में पहला ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी बना है। और ये रेटिंग जो है ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी की, ये आईजीबीसी के द्वारा दी गई है, क्योंकि आईजीबीसी इसी तरीके की जो रेटिंग्स है वो देता है। तो आंसर क्या होगा यहां पर? सी, कांडला इज द करेक्ट आंसर। सी हमारा करेक्ट आंसर। कई बार इस तरीके के भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के अंदर पूछ लिए जाते हैं, और पीसीएस के अंदर भी इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी के अंदर इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे जो बिल्कुल फैक्चुअल होंगे, उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हमारा है, इसको अभी इस पर्टिकुलर टाइटल से जो पहला ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी का जो खिताब है
रेटिंग जो है वो यहां पर दी गई है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें अगर मैं आपको कुछ और जानकारी देने की कोशिश करूं, जैसे यहां पे लिखा है कंपेयर टू 25,000 ट्रीज जो कि 2019 में पाए गए थे कांडला के अंदर, द 1000 odd acre has 3.5 lakh trees and most of the trees have been planted post 2019। तो 2019 के अंदर तो ट्रीज थे ही यहां पर, लेकिन 2019 के बाद बहुत ज्यादा ट्री प्लांटेशन यहां पर देखने को मिला। इसके अलावा जो कैसेड है, कैसेड मतलब कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, it also used plastic waste to line the artificial water bodies, created the area to prevent water seepage and mix with the saline water। तो यहाँ पे काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि जो आपका नमकीन पानी होता है उससे जो आपका साफ पानी है उसको मिलने से रोकने के लिए भी यहाँ पर जो प्लास्टिक वेस्ट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो रिसाइकलिंग जो है वो भी यहाँ पर काफी करी जा रही है। तो बेसिकली काफी एडवांस है इन सब चीजों के अंदर, तभी यहाँ पर ये जो खिताब है इसको दिया गया, जो रेटिंग है आईजीबीसी के द्वारा इसको दी गई है। चलिए रेन 50 कोड को यूज कर लीजिएगा, बिकॉज अभी आपका एग्जाम जो है दैट इज कमिंग एंड 100 डेज 200 डेज की जो सीरीज है ये आपको आपके एग्जाम को क्रैक करने में, जो 2021 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। बिकॉज डे वाइज तो आप तैयारी कर सकते हैं, एक दिन में 2 दिन भी कवर करना चाहे कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। इसके साथ आपको डेफिनेटली जो सेल्फ स्टडी है उसका भी टाइम मिलेगा, बट यस मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो आपके एग्जाम के लिए है 2021 के लिए वो यहाँ पर कवर किए गए हैं। अगर नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप फुल फ्लैश तैयारी करिए। 2022 का मिशन यूपीएससी 2022 कोर्स जो है उसमें आप एनरोल करा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सस्पेंडेड एफसीआरए सर्टिफिकेट्स फॉर 180 डेज अंडर द वायलेशन। अभी देखा गया कि कुछ सस्पेंशन देखी गई यहां पर एफसीआरए सर्टिफिकेट्स को लेकर 180 दिन के लिए, क्योंकि यहां पर जो एफसीआरए आपके रूल्स बनाए हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर, वहां पर एक सस्पेंशन जो था वो किया गया क्योंकि वहां पे कुछ वायलेशंस जो है वो देखने को मिले। तो क्या ये होम अफेयर मंत्रालय, गृह मंत्रालय के द्वारा करे गए, फॉरेन अफेयर मंत्रालय के द्वारा करे गए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा करे गए, या फिर किसी और ही मंत्रालय के द्वारा किए गए? आप जानते हैं कुछ दिन पहले या कहीं के कुछ महीने पहले रादर एफसीआरए जो थे इसके रूल्स को कड़ा किया गया था, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि हमारे देश के अंदर कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो बाहर देश से पैसा लेते हैं और देश विरोधी एक्टिविटीज के अंदर पैसे को लगाने की कोशिश करते हैं। वो पैसा या तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के रूप में दिखाते हैं कि हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज के लिए वो एनजीओ बना है वहां पर पैसा खर्च नहीं किया जाता, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो या महिलाओं को किसी स्किल को प्रोवाइड करने को लेकर हो, लेकिन पैसा किस चीज के लिए खर्च किया जाता है? देश विरोधी एक्टिविटीज के लिए। तो इसी वजह से एफसीआरए का जो कानून था इसे कड़ा किया गया था, और अभी भी इसके अंदर काफी ज्यादा सर्टिफिकेट्स जो है उसको सस्पेंड किया गया है, और ये किया गया गृह मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि गृह मंत्रालय की उन एनजीओ के ऊपर काफी आप कह सकते हैं पैनी नजर है जो इस तरीके का काम कर रहे हैं और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं एफसीआरए से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस एक मल्टीनेशनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ये किससे कंसर्न करती है? क्या ये आर्मी से कंसर्न करती है, नेवी से, एयरफोर्स से, या फिर स्पेस से? 10 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है। 2021 एडिशन जो है इस एक्सरसाइज का वो 12 ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज को इन्वॉल्व करेगा। तो यहां पे देखिए 12 ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज इसमें रहेंगी, इसमें यूएस भी रहेगा, इसमें यूके भी रहेगा, और इसमें इंडिया भी रहेगा, ठीक है। एंड वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इसमें रहने वाली है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यूएनओडीसी भी इसमें रहेगा। तो इस तरीके से इंटरनेशनल बॉडीज जो है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। एंड हियर द करेक्ट आंसर इज, सही है क्या ये बताएं? नो। देखिए यहां पे हमारा जो आंसर होगा, सो यहां पे कॉन्फिडेंट रहना है आपको। सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? बी, ठीक है। तो नेवी की एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, तभी मैंने आपको आईएमओ का नाम भी बताया, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस को लेकर, ठीक है। 2021 का एडिशन है, अफ्रीकन कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, यूएस, यूके, इंडिया और इंटरनेशनल बॉडीज जो है वो भी इसमें शिरकत करेंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर, मंकी पॉक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। मंकी पॉक्स को लेकर पूछा, बताइए करेक्ट क्या है, कौन सा कथन आपका सही है? आपके पास टाइम पीरियड भी लिमिटेड है। ये एक जूनोटिक डिसीज है, मंकी पॉक्स हो सकता है, ये एंडेमिक है अंगोला के अंदर। इट इज कॉज्ड बाय मंकी पॉक्स वायरस, अ मेंबर ऑफ ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस इन द फैमिली पॉक्स विरिडे। किस फैमिली से आता है ये वायरस, उसका नाम बताया है। 10 सेकेंड्स मैंने आपके शुरू कर दिए हैं, सोच समझ के आप आंसर करें, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। बताइए।
चलिए, सो यहां पर बात करें जाए, जूनोटिक डिसीज इज अ डिसीज जो कि एनिमल से ह्यूमंस के अंदर चली जाती है। तो एनिमल से ह्यूमंस के अंदर अगर जाएगी वो जूनोटिक डिसीज होगी, जैसे कि कोविड के केस में भी हमने देखा, जिसमें बैट्स और जो पेंगोलिन्स होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा था इस चीज के लिए। और यहां पर ये जो मंकी पॉक्स है ये भी मंकी से एनिमल्स के अंदर मंकी से ह्यूमंस के अंदर आती है। और अभी इसका एक केस जो था यूएस के अंदर भी देखा गया, और इससे पहले जो केसेस थे, लास्ट जो यूएस के अंदर आया था 2003 में आया था, 18 साल के बाद एक और नया केस जो है वो मंकी पॉक्स का निकला। तो यस, इट्स अ जूनोटिक डिसीज, मींस इट कैन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। ये एनिमल से ह्यूमंस के अंदर स्प्रेड कर सकती है। इज इट एंडेमिक टू अंगोला? सो आंसर इज नो, इट इज एंडेमिक टू नाइजीरिया। नाइजीरिया में ये एंडेमिक है, पाई जाती है। एंड यस, इट इज कमिंग फ्रॉम द ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से आती है, जो कि प्रॉक्सीविरिडे फैमिली से है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, पहली भी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम के बारे में पूछा गया, इट इज लॉन्च्ड बाय। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? क्या ये सोशल जस्टिस मंत्रालय के द्वारा लेकर आई गई है, रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा? टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं। रिसेंटली एक रिप्लाई देते हुए मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि 371 ट्रेनिंग सेंटर्स जो है उनको खोला गया है गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो 371 ट्रेनिंग सेंटर्स जो है वो गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंतर्गत खोले गए हैं, जो कि यहां पर लोगों को हेल्प करेंगे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए। और यहां पे जो मंत्रालय था वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, और माइनॉरिटी अफेयर के जो मिनिस्टर थे उनके द्वारा ही ये रिप्लाई पार्लियामेंट के अंदर दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। वैसे बताऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसे 2017 में लॉन्च किया था। यहां पर आप देख सकते हैं मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन का नाम भी दिया है, एक ऑटोनमस बॉडी है अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो कि इस स्कीम को इंप्लीमेंट करती है। मेन एम क्या है? यही कि शॉर्ट टर्म जॉब्स ओरिएंटेड स्किल जो है, क्योंकि देखिए अगर किसी व्यक्ति को स्किल दे देते हैं तो जॉब तो उसको मिल ही जाएगी। ठीक है, तो स्किल जो है, स्किल डेवलप करना, इस तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड करना माइनॉरिटी यूथ को, ताकि आगे जाके एम्प्लॉयमेंट तो वो क्रिएट कर ही लेंगे, आप कम से कम स्किल तो प्रोवाइड करो। तो वो स्किल प्रोवाइड करने का काम जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि 3 स्टेटमेंट को देकर पूछ रहा है कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है द टर्म माइनॉरिटी इज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के अंदर जो माइनॉरिटी शब्द है इसको यहां पर डिफाइन किया हुआ है। सिख इज नॉट अ माइनॉरिटी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो यहां पे सिख को माइनॉरिटी नहीं माना जाता, ये भी पॉसिबल है। आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 जो है वो क्या करता है? वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों तरीके की माइनॉरिटीज को सुरक्षा प्रदान करता है। यहां पर टाइम पीरियड में आपका 10 सेकंड का शुरू कर देता हूं, आप इसका आंसर करें, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। 6 माइनॉरिटीज हैं हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर। लेट्स सी आप में से कितने लोग आंसर कर पाते हैं। एक एक आंसर भी करेंगे, एक एक माइनॉरिटी का नाम भी बताएंगे, तो सारी यहां पर पूरी हो जाएगी। तो कौन कौन सी माइनॉरिटीज है इंडिया में? जैन है, यस। पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, सिक्स, एंड द लास्ट वन इज मुस्लिम्स। ठीक है, तो यहाँ पे 6 माइनॉरिटीज जो है इंडिया के अंदर मानी जाती है। द टर्म माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे डिफाइन नहीं किया गया। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इसी ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 29 को लेकर जो बात करिए वो भी ठीक है। एंड सिख इज ए माइनॉरिटी, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ओनली द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। जल्दी से रिवाइज करेंगे इसको, और रिवाइज 2 मिनट के अंदर करेंगे, जिसमें आप लोगों को आंसर करने की कोशिश करिएगा। जो भी चीजें स्क्रीन पे आपके सामने है उसको लेकर ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिकॉल करने की, और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उसको भी आंसर करने की। ठीक है, चलिए शुरुआत करी थी हमने टोटल प्रपोज्ड आउटले एनआरएफ को लेकर। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंदर जो रिसर्च है उसको कहां पर बढ़ावा देने की बात करी जा रही है? इंडस्ट्रीज के अंदर या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर? 50,000 करोड़ का आउटले है, 5 साल का टाइम दिया गया है, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर इसको लाने की बात करी गई है। अब ये 84 कोस परिक्रमा मार्ग जो है इसको नेशनल हाईवे के तौर पे लेकर आया जा रहा है। कहां पर है ये जल्दी से बताएं? अयोध्या नगरी मैंने आपको बताया था। सो इट इज सिचुएटेड इन यूपी। अयोध्या को क्या कहा जाता था? इसे कोषादेश कहा जाता था, जो आपकी 10 कोस की या कोस की जो नगरी है उसके तौर पे इसे जाना जाता था, जिसमें 5 कोस, 14 कोस, 84 कोस जो है उस तरीके से 3 परिक्रमाएं आपको यहां पर दिखाई देंगी। ठीक है, वाल्मीकि रामायण में भी इस चीज का जिक्र जो है वो किया हुआ है।
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में डिस्कशन हुआ था, सबसे ज्यादा किसके पास है? ऑफ कोर्स चाइनीज जो है उनके पास सबसे ज्यादा है, फिर जापान का नंबर आता है, फिर स्विट्जरलैंड है, और अभी हमने रशिया को सरपास करके चौथा स्थान जो है इसके अंदर हासिल किया है। 612.73 बिलियन डॉलर्स जो है दैट इज आवर फॉरेन रिजर्व्स। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे हमने पढ़ा था कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बॉर्डर के बारे में। तो ये चारों ही कंट्रीज थी, क्योंकि उज्बेकिस्तान जो है आपका एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उस कॉन्फ्रेंस का टाइटल अगर आपको याद हो तो बताएं, किस सिटी में किया जा रहा था, तो वो भी बताइएगा। सो द टाइटल इज सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, एंड इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन ताशकंद। और ये चारों कंट्रीज जो है वो उज्बेकिस्तान को टच करती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन हमने डिस्कशन किया था इंडस्ट्रियल सिटी के बारे में। आईजीबीसी की रेटिंग्स जो है वो दी गई है, किसको मिली है ये रेटिंग, जल्दी से बताएं। एक ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहां पे ऑलरेडी 25,000 ट्रीज थे, लेकिन उसके बाद भी कांतला ने क्या किया, और भी ट्रीज लगाए, और यहाँ पर वेरियस टेक्नोलॉजी जो है उसको भी इस्तेमाल कर रहा है। रेन 50 कोड को यूज कर लीजिएगा, बिकॉज इट इज अवेलेबल फॉर वेरी लिमिटेड पीरियड। तो आप जो भी सीरीज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं उसे आप ले सकते हैं यहाँ पर विद 50% डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एफसीआरए के बारे में डिस्कशन करते हैं। 180 डेज अंडर द वायलेशन, ये सर्टिफिकेट जो था लेकर आए गए, और होम अफेयर मिनिस्ट्री जो हमारी है, होम अफेयर मंत्रालय जो है, उसके द्वारा जो यहाँ पर एफसीआरए था उसको काफी सारे एनजीओ जो थे उनके सर्टिफिकेट को सस्पेंड किया गया। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे जो गृह मंत्रालय है इस चीज को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। ये हमने पिछले कुछ महीनों में भी देखा है। फिर हमने एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस के बारे में जाना। ये किस चीज को लेकर है? स्पेस को लेकर, नो, नेवी को लेकर ध्यान रखिए, जिसमें यूएस, यूके और इंटरनेशनल बॉडीज जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। फिर हमारा डिस्कशन मंकी पॉक्स को लेकर हुआ। इज इट अ जूनोटिक डिसीज? क्या ये जूनोटिक डिसीज है? यस और नो में आंसर करें। कहां से आती है? इट इज एंडेमिक टू नाइजीरिया। ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से आती है, जो कि पॉक्स विरिडे फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, सो यस इट इज अ जूनोटिक डिजीज जो कि ट्रांसमिट होती है एनिमल्स टू ह्यूमंस के अंदर। ये हमारा आंसर यस हो जाता है। इसके बाद हमने गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम के बारे में देखा था, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा लाई गई है। ट्रेनिंग सेंटर्स कितने खोले गए थे बताइए? 371 अंडर द गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। क्यों खोले गए ये भी बताएं, ताकि यहाँ पे स्किल जो है इंपार्ट किया जा सके और व्यक्ति अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सके। फिर लास्ट क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन हुआ था माइनॉरिटी टर्म को लेकर। क्या माइनॉरिटी टर्म कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन करी गई है? यस और नो में आंसर करें। सिख इज ए माइनॉरिटी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, जैन, पारसी जो है वो भी कॉमन के हिसाब से जो कॉमन ने नोटिफाई किया है माइनॉरिटी में आते हैं। आर्टिकल 29 जो है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात करता है, एंड टर्म माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के अंदर जो माइनॉरिटी टर्म है उसको नहीं डिफाइन किया है। मैराथन सेशंस आपका सैटरडे संडे आएगा। मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन जो है वो दे देता हूं। चलिए प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। प्रीलिम्स क्वेश्चन में उज्बेकिस्तान का बॉर्डर किस किस दूसरी कंट्री को टच करता है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और विनर जो है नेक्स्ट टाइम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। मेंस का जो क्वेश्चन है जो आपको मेंस के ग्रुप में आंसर करना है, इंडिया जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर चौथे स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है, ये हाई रिजर्व जो है हमारी इकोनॉमी को कैसे हेल्प करने वाले हैं ये आपको बताना है। थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जो मेंस का ग्रुप है उस पर डिस्कस करिएगा और देखिएगा क्या नए नए पॉइंट्स आपके निकल के आते हैं। और यही चीज अगर आपसे एग्जाम के मीन्स की बजाय इंटरव्यू में पूछी जाती है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है ये हमारी इकोनॉमी को कैसे फायदा पहुंचाएगा? सो हाउ डू यू थिंक दैट दिस हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विल हेल्प इंडिया एंड इंडियन इकोनॉमी? और वहां पर इंटरव्यू में फिर आपको इसका आंसर करना पड़ेगा, जो कि आप यहां पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इंटरव्यू ग्रुप के अंदर, और ये भी दोनों ग्रुप्स आप टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड चैनल इज ऑल्सो अवेलेबल, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द अपडेट्स ऑन द एनिमेशन वीडियोज। अब जल्दी से मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर आपने कितना स्कोर किया। 6 से ऊपर या 6 या 6 से ऊपर आपको स्कोर करना था, कट ऑफ इतनी रखी गई थी। बाकी जितना भी स्कोर किया कोई बात नहीं, आप कोशिश करें कमेंट सेक्शन में लिखें उसे, ताकि आगे आने वाले टाइम में आप अपना स्कोर इंप्रूव होता हुआ देख सके। आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसकी पीडीएफ जो है वो कैसे मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज्वाइन करें, और रात को 10 बजे जो पीडीएफ है वो इसकी अपलोड कर दी जाती है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, because that will motivate me as well as my team. Thanks for watching. Have a nice day. Take care. Goodbye.